मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। नोटबंदी हो चुकी है, आप कतार में हैं। महिला हो, पुरुष हो, बीमार हो, लाचार हो, लेकिन आप कतार में हैं क्योंकि आपको अपने पैसे के लिए कतार में लगना जरूरी है। और अगर आप अपनी राय किसी दूसरी तरह से जाहिर करते हैं तो उसमें तय होता है कि या तो आप देशभक्त हैं या फिर आप चोर हैं। लेकिन क्या ये स्थिति जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो उसने ये कहा कि हालात गंभीर हो रहे हैं। ऐसी हालत में गलियों में दंगे हो सकते हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं। सब राहत के लिए कोर्ट नहीं आ सकते। कोर्ट जाने से ही लगता है कि हालत गंभीर है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है। जो लोग, जो रिपोर्टर्स सड़कों पर निकले हैं, हर बैंक जा रहे हैं, जो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर गांव में, छोटे शहरों में जाकर देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वहां हालात क्या हैं। लेकिन एक जो बड़ा शब्द है जो बार बार बातचीत में सामने आता है वो है लेकिन। बहुत अच्छा कदम है, लेकिन अब उस लेकिन का मतलब तलाशना बहुत जरूरी है। और ये लेकिन ये बताएगा कि क्या आने वाले वक्त में नोटबंदी का फायदा बीजेपी को होगा। यही समझने की कोशिश अपने खास मेहमानों से हम करेंगे। आपको सबसे पहले हम परिचय करा देते हैं हमारे कौन खास मेहमान हैं यहाँ पर। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मीरा सान्याल हैं, पूर्व बैंकर हैं और चेयरपर्सन रही हैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की। हमारे साथ सबा नकवी हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। हमारे साथ मनिंदर ठाकुर हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज जेएनयू में। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं जो कि ओपिनियन पोस्ट में हैं, एडिटर हैं। हमारे साथ एमके वेणु हैं जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स पर लगातार लिखते रहे, फाउंडिंग एडिटर में से एक हैं द वायर के। बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, बहुत सारे दलीलें दी गई हैं, फॉर अगेंस्ट दोनों में दलीलें दी गई हैं। लेकिन मीरा सान्याल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो अभी हम स्थिति देख रहे हैं, 8 तारीख को नोटबंदी का ऐलान हुआ, 9 तारीख को बैंक बंद थे। उसके बाद एटीएम में कैश डाला गया, ऐसा कहा गया। पहले कहा गया कि 6 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद अब होते होते वो दिन बढ़ते बढ़ते अब 50 दिन पर चला गया है। अगर एक सिंपल कैलकुलेशन हम करें, अभी जो डिमांड और सप्लाई है नोट की, और उसका सीधा असर कतारों पर पड़ता है, आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा लगभग सामान्य होने में स्थिति? देखिए कादम्बरी, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आप कहें कि 14 लाख करोड़ रुपए निकाले गए हैं सर्कुलेशन में से, जो कह रहे हैं, तो अगर आप उनको 100 रुपए के नोट में बदलना चाहते थे, रीमोनेटाइज करना चाहते थे इकोनॉमी में, तो आपको 14,000 करोड़ नोट वापस लाने थे। अब आप मान जाइए कि इसमें से आपका काला धन 30% है, या आप 2000 के नोट ला रहे हैं या आप 500 के नोट ला रहे हैं, हमें पता नहीं है कि सरकार का क्या प्लान है। बिल्कुल। मान जाइए कि आपको 10,000 करोड़ नोट वापस लाने थे, तो आपको प्रिंट करने होंगे। हमारे यहाँ 4 सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। अब हाल ही में पता लगा है कि सब मेल मिला करके हमारे सारे प्रिंटिंग प्रेस 2600 करोड़ नोट एक साल में प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका मायना हुआ कि आपको 3-4 साल लगेंगे अगर आप रीमोनेटाइज करना चाहते हैं 100 रुपए के नोट के साथ। अब बहुत ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, 2000 के नोट आएंगे, 500 के नोट आएंगे। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि कादम्बरी, आज की तारीख में लोग छुट्टा चाहते हैं। हाँ। क्योंकि 2000 के साथ आप क्या कर सकते हो। और सच कहा जाए तो आज लोगों का विश्वास भी उठ गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नकली नोट है, असली नोट है, फिर डिमोनेटाइज हो जाएगा, क्या होगा। लोग घबरा गए हैं। मतलब उनका जो फेथ है बैंकिंग सिस्टम में, नोटों में, गया है। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है जी। तो डेफिनेटली 50 दिन मुझे बहुत कम लग रहे हैं। हाँ। और 4 साल बहुत ज्यादा लग रहे हैं। हाँ। शायद इनके बीच में कुछ होगा। यूरो भी लागू करने में जब पैसे वहां से निकाले नहीं गए थे, कम से कम 5 महीने बताया गया कि 5 महीने का वक्त लगा। जो विदेशी जो पत्रकारों से मेरी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि 5 महीने का वक्त, थोड़ा स्थिति जो है वो नॉर्मल होने में, यूरो अप्लाई करने में लगा था। देखिए कादम्बरी, मैं ये कहूंगी कि जो भी है, ये जो प्लानिंग का जो सिचुएशन है, जब हम बैंक की बात करते हैं, कैश की बात करते हैं, ये लॉजिस्टिक्स बिजनेस है। हाँ। आप मिसाल के तौर पर ले लीजिए, जब फ्लिपकार्ट सेल करता है या अमेजॉन सेल करता है या स्नैपडील सेल करता है, दे गेट अ होल आर्मी ऑफ पीपल कि डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, सर्वर का कैपेसिटी क्या होगा, वो अंदाजा लगाते हैं कि क्या डिमांड होगा।
कैश मैनेजमेंट इज ऑल डिमांड एंड सप्लाई। आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि आपने अगर 86% करेंसी निकाल दिया है तो क्या डिमांड होगा। डेफिनेटली कुछ तो होगा। ऐसा नहीं होगा कि सब ऐसे बड़े खुशी से बैठे रहेंगे। बिल्कुल। और यही आपको नजर आ रहा है, इतनी लंबी क्यों लगी हुई है, कतार क्यों है। इसलिए कि लोगों के पास बिल्कुल खर्चने के लिए पैसे नहीं है। लोगों के पास धन है, पीपल हैव मनी बट दे डोंट हैव कैश टू स्पेंड। बिल्कुल। एम.के. वेणु, जो यहाँ पर मीरा सान्याल जी कह रही हैं कि वक्त जो है वो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि जो स्थिति हम देख रहे हैं, कई सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, ना सिर्फ जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं बैंकों की, आरबीआई की भी प्रॉब्लम है, प्रिंट करने में वक्त लगता है, पूरी सुरक्षा के साथ कैश पहुंचाने में वक्त लगता है, हम समझते हैं कि ये समस्या है, लेकिन जो और भी छोटी छोटी चीजें हम जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हम देख रहे हैं कि बैंक जो हैं वो बहुत प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे हैं। ये लग रहा है जैसे कहीं प्लानिंग करते करते अचानक लगा कि ये कर देना चाहिए क्योंकि अब यही सही वक्त है, लेकिन प्लानिंग जो है वो कहीं अधूरी है। बैंक्स के सामने, कई बैंक्स जो छोटे शहरों में हमने देखा है, कस्बों में हमने देखा है, गांव में हमने देखा है, जो बैंकिंग मित्र होते हैं उनके बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, कैसे क्या कुछ एक्सचेंज होगा उसके बारे में जानकारी नहीं है। रोज जो नियम बदले जा रहे हैं, कभी 4,000 हो जाता है, कभी 4,500, कभी 2,000, कभी शादी के लिए 2.5 लाख दे रहे हैं, और शादी के लिए अगर 2.5 लाख अलाउ भी हो रहा है तो कुछ बैंक कह रहे हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा इसलिए आपको हम नहीं दे सकते। तो ये सारा कुछ बहुत ही कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर रहा है। आपको लग रहा है ऐसा, या फिर आपको लगता है कि ये ब्लैक मनी पे इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था मार करने के लिए? देखिए, कंफ्यूजन ये पैदा क्यों हो रहा है, सिंपल सा इक्वेशन जैसे मीरा बता रही थी, अगर आपके सिस्टम में अगर 100 यूनिट कैश है, उसमें से आपने 50 ही हटा दिया, तो आप और हटाने के बाद रिप्लेस करने के लिए आपके पास कोई सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि आपने देखा होगा ना, अरुण जेटली ने किसी ने ये नहीं बताया कि ये 4 महीने में होगा, 5 महीने में होगा, बोला कि कुछ टाइम लगेगा, आप वेट कीजिए। और जिस तरह मीरा बताई थी रिप्लेसमेंट, आप रिप्लेस अगर आपको 4, 5, 6 महीने लगता है तो आप जहां 100 यूनिट से इकोनॉमी चल रहा था वो 15 से चल रहा है, और 15 बढ़ के धीरे धीरे 17, 20, 25। अब इससे क्या हो रहा है कि एकदम कैश, एक मॉनेटरी शॉक जो इकोनॉमी को लगा है, और सारी मार्केट्स, आप होलसेल यहाँ चले जाइए, सब्जी मंडी या कहीं बुलंदशहर में आप चलिए, मेरठ, सब जगह 50% से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरी है। और इसके गिरने से जो कैश, जो साइकिल, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का बिल्कुल स्नैप हो रहा है। और इसके अब आगे जाके आपको 6 महीने, अब लोग सरकार में, मेरे को ये बड़ा अचंभा लग रहा है कि सरकार ने इसको एसेस किया कि नहीं, क्योंकि 6 महीने में अगर इस तरह का शॉक लगा। आज बंबई की एक बड़ी रिसर्च, इक्विटी रिसर्च फर्म है एम्बिट कैपिटल, बड़े रिस्पेक्टेड फर्म है, उन्होंने अंदाजा लगाया है कि जीडीपी ग्रोथ 0% हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 0%। और ये अंदाजा लगाया कि 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में गिर के जो 7% चल रहा है वो गिर के शायद 5.5%, जो थोड़ा रिकवरी होने के बाद। तो इस शॉक से किस तरह इकोनॉमी बाहर आएगी, ये बड़ा एक राजनीतिक क्वेश्चन भी है। और किस तरह लोग इससे, अब फार्मर्स, कल मैं आपके प्रोग्राम में देख रहा था रवीश के, फार्मर्स रबी सोइंग का 20 दिन विंडो है, वो लाइन में खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारा 10 दिन तो निकल गया, और जितना देर होता है उतना फसल खराब होगी, उतना फसल अच्छी नहीं होगी, तो प्रोडक्टिविटी शॉक लगेगा। फिर एक सेकेंड राउंड, जब ये पैसे, वर्किंग कैपिटल जब नहीं चलता, तो सेकेंड राउंड फिर सप्लाई कम होगी, तो आगे जाके ऐसा जो दुनिया की हिस्ट्री में इतना बड़ा डिमोनेटाइजेशन का एक्सपीरियंस किसी भी अर्थशास्त्री को नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, इसको तो जो सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग, वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, ये सारी चीजें कुछ वक्त की चीज है और इससे ब्लैक मनी रुकेगा। तो क्या ब्लैक मनी की को लेकर इस तरह का कोई एग्जाम्पल कहीं भी आपने देखा है दुनिया में कि अगर इस तरह का इस लेवल पे डिमोनेटाइजेशन किया गया है, नोटबंदी की गई है? कहीं नहीं हुआ कदम, और सब देशों ने किया है, विकसित देशों ने किया है, स्वीडन में हुआ है सही, मगर इस स्केल में 85% कैश आप बिल्कुल विड्रॉ कर लो, और एक डिमांड सप्लाई इकोनॉमी में गुड्स हैं, और एक सर्टेन लेवल ऑफ मनी इज चेजिंग दोज गुड्स, इस लेवल का डिसरप्शन
किसी अर्थशास्त्री ने नहीं देखा। प्रदीप जी, आपने इस पर काफी लिखा है, आपसे जानना चाहूंगी कि जो यहाँ पर मीरा सान्याल जो कह रही हैं, बेसिक बिल्कुल आंकड़ों पे उन्होंने बताया है। यहाँ पर एम.के. वेणु जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल जो अभी चल रहा है उसको एक बेस बनाकर कैलकुलेट करके कह रहे हैं कि जो इफेक्ट है बड़ा नेगेटिव होता दिख रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव है? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। एक तो वेणु जो कह रहे थे, मेरा भी मानना है कि 2 क्वार्टर जो है ये पेन निश्चित रूप से रहेगा। उसका असर इकोनॉमी पर भी दिखेगा, उसका असर लोगों की जो जीविका है, मतलब रोजमर्रा का जो काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, या हर इकोनॉमी के हर सेक्शन पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये ब्लैक मनी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम है। अगर सरकार ने जो पहले कदम उठाए हैं और इसके फॉलोअप में करती है, तब केवल अगर वन ऑफ ये है तो इसका असर नहीं होने वाला है, इसका असर उल्टा भी हो सकता है। लेकिन मुझे शिकायत मीरा जी जैसे जानकार लोगों से है कि देखिए, हमारे जैसे ये इकोनॉमिक्स की कम जानकार नहीं है, किसी बैंक की चेयरमैन रही हैं, तो इनको इकोनॉमी के बारे में अच्छा, इन्होंने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में जो बात कही कि अगर 100 के नोट से आप रिप्लेस करते हैं, ये बात कहीं नहीं, किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं कही, पीएम ने नहीं कही, फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं कही। और उन्होंने कहा कि सुन रहे हैं कि 2000 और 500 के नोट आएंगे। सुन नहीं रहे, आ गए हैं। 2000 और 500 के नोट लोगों को एटीएम से, बैंक से मिल रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट जो हो रहा है 2000 और 500 के नोटों से हो रहा है। तो ये पिक्चर एक ऐसी नेगेटिव क्रिएट करना कि 4 साल लगेंगे। और आपको लगता है कि पिक्चर सिर्फ नेगेटिव क्रिएट की जा रही है? नेगेटिव नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे। हाँ। पिक्चर नेगेटिव भी है। हाँ। लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, अगर आप ये बताएं कि 2000 और 500 के नोट अगर आ रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए, तो उसमें कितना समय लगेगा? नहीं, जो वो उन्होंने तो कहा वो है, रियलिस्टिक नहीं, जो उन्होंने कहा है कि 2000 के नोट जो हैं वो उस तरह से काम नहीं आ रहे हैं जैसे कि 500 के या उससे कम के आते हैं। उसमें समय लगेगा, और उसमें कैश जो है वो क्रंच है, वो समस्या उन्होंने बोली है। उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा है कि समस्या नहीं है। समस्या है, बड़ी समस्या है। लेकिन आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में एक बात कही, एक शब्द का इस्तेमाल किया लेकिन, मैं उस शब्द वाक्य को पलट कर कह रहा हूं। जो एटीएम्स पर जो या बैंक के बाहर जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं परेशानी तो है लेकिन काम अच्छा हुआ है। ये वाक्य उल्टा है। हम दिल्ली से बाहर नहीं गए, लेकिन दिल्ली में जितनी भी जगह गए, अभी कल रात में मैं भी 1.5 घंटे, सवा घंटे लाइन में खड़ा रहा एटीएम की। वहां जितने लोग थे, सबके मुंह से एक बात निकलती है, बहुत परेशानी हो रही, बड़ी दिक्कत है, लेकिन काम अच्छा हुआ है। मीरा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? फिर मैं हाँ, जरूर। प्रदीप जी, मैं खाली आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। इतना बड़ा कदम उठाते वक्त आपने आपकी सरकार ने क्या प्लानिंग किया था? आप एटीएम की बात सर मैं पूछ रही हूँ। आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। नहीं सर, मैं आपकी बात उस बात को हम नहीं काट रहे हैं। हम कह रहे हैं आपने जो एक पिक्चर 100 के नोटों को लेकर की, सर मैं आपसे एक बात कह रही हूँ। 4 साल लगेंगे सर, हमने जानकार लोगों को। नहीं, प्रदीप जी सुनिए, एक बार जवाब सुन ले, बात सुनिए। मैंने कहा 50 दिन नहीं लगेंगे, 4 साल भी नहीं लगेंगे, उसके बीच में कुछ लगेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है प्लानिंग क्या है। मैं ये पूछ रही हूँ कि इसका प्लानिंग किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया था, आरबीआई ने किया था, नीति आयोग ने किया था? जिसने भी किया था वो सामने आकर के देश को समझा ले कि भैया आपका क्या प्लानिंग है। क्या उनका प्लानिंग ये था कि पूरा देश लाइनों में, कतार में बैंक के सामने खड़ा रहेगा दिनों पर दिन? ये क्या है? और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, ये सिंपल बात है, लॉजिस्टिक्स की बात है। आप एटीएम को स्टैक करना चाहते थे, आप नए नोट बना रहे थे 2000 के, 500 के। आप उसी साइज के क्यों नहीं बनाते जहां पहले जो 500 का नोट था, 1000 का नोट था? आपको एटीएम्स को रिकैलिब्रेट करना नहीं पड़ता। कल कोई बुजुर्ग से बात हो रही थी, पानीपत में उनका कारोबार है, एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं, ब्रास का एक्सपोर्ट, ये उनका पीक सीजन है। 2000 कारीगर उनके यहाँ काम करते हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं। वो कह रहे हैं मीरा, मेरे पास पैसे हैं, कारीगर हैं, ऑर्डर हैं, लेकिन मैं उनको पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। कारीगर बेचारे क्या करें, भूख मर रहे हैं, घर चले गए हैं। ही हैज अ कॉन्ट्रैक्ट सर, ही हैज एन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो उसको पूरा नहीं कर सकता है। उसके लॉस पे लॉस, कारीगरों के लॉस पे लॉस, इसका कौन जिम्मेवार है? मैं ये पूछ रही हूँ। पहली बात तो मीरा जी, मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं कि सरकार की ओर से जवाब दूं। तो ये सवाल आप पूछ रहे हैं, हम भी सरकार से पूछ रहे हैं कि उसका प्लान क्या है, ये बताना चाहिए। लोगों को परेशानी हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या जरूरी है कि जो सरकार ने जो एक कदम उठाया है
वो कामयाब कैसे हो, खासतौर से मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं कि उसको उसमें लोगों की परेशानी कम हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए कौन से और उपाय उठाएं? ये तो हम सरकार से पूछेंगे ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप परेशानी नहीं, दोनों कम से करने के लिए हम क्या तो कर दोनों रहे से पूछ रहे हैं। सरकार से भी पूछा जाना चाहिए लोग कि क्या करेंगे, आपका लोग आगे तो का लाइन में प्लान लगे क्या हुए है, किस तरह से इस समस्या से निपटना चाहते हैं, कितना समय लगेगा, आप जितना संभव हो सके एग्जैक्ट समय बताइए। नहीं, यहाँ पर प्रदीप जी समस्या ये है ना कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला। सब इसी बात से डरे हुए हैं कि आज ये रूल है, कल वो हो जाएगा, आज ये लिमिट है, कल वो हो जाएगा। ये जो अनिश्चितता की स्थिति है वो शायद लोगों को सबसे ज्यादा डरा रही है। सभा का जो एक्सपीरियंस है वो पूछना चाहती हूँ। सभा, आप अभी उत्तर प्रदेश में घूम कर आई हैं, आपने पूछा है लोगों से, खासकर जो किसान हैं, जो हम बार बार किसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एम.के. वेणु ने भी बात की है किसानों की, सबसे ज्यादा डरे हुए वही लग रहे हैं। मैं वहां जाके मैं बिल्कुल घबरा गई कि लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। अभी तक मैं पहले उस बेल्ट में गई जो कहते हैं उत्तर प्रदेश का जाट बेल्ट, जो बहुत मजबूती से जिसने भाजपा को वोट दिया था 2014 के चुनाव में। अब वहां के खाप पंचायत के लोगों से मिली, किसान से मिली। और किसान जब हम कहते हैं तो जिन लोगों की जमीन है जिसपे लेबर आते हैं सीजनल और काम करते हैं, वो लेबर कभी कभी गांव में होते हैं, बहुत सारे बाहर से आते हैं, बिहार जैसे क्षेत्रों से आते हैं। अब वो किसान पक्के बीजेपी के समर्थक हैं, पक्के काफी हद तक। लेकिन वो कह रहे हैं चलिए जी 5-6 दिन तो चल जाएगा, उसके बाद तो हमारी पूरी हम डूब जाएंगे। क्योंकि अब गांव में वैसे शहर से थोड़ा बेहतर सिचुएशन है, क्योंकि गांव में लोग खाने पीने को लेकर, ट्रस्ट को लेकर थोड़ा चलते हैं। दुकानदार जानता है, किराना दुकान वाला जानता है कौन किसान है। वहां कुछ शादियां भी लोग उधार पे कर रहे हैं क्योंकि शादी का सीजन है। और जो वर्कर हैं उन्हें धान और दूध दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं जैसे 5 दिन हो चुके थे और मैं पहुंची, मेरे ख्याल से मुल्क में किसी को भी अंदाजा नहीं है कि होगा क्या, क्योंकि हम लोग एक नई सिचुएशन को झेल रहे हैं, समझ नहीं रहे। ये लोग भी समझ नहीं रहे। आप ये बात समझिए कि ये पक्के बीजेपी के सपोर्टर हैं। अब मानिए कि कुछ राहत आए नहीं, और कहां से आएगी मुझे नहीं दिख रहा कैसे वर्कर का पैसा ये लोग चुका पाएंगे, कैसे किराना दुकान का उधार ये लोग सब दे पाएंगे, कैसे वो नई सीड्स खरीदेंगे। ये सब इशू, मैं फार्मिंग की एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन ये एक क्लियर की क्राइसिस बड़ी होती जा रही है। जो यहाँ पर एक इकोनॉमिक स्थिति बनी है, और ये सरकार जो आई है वो एक विकास के वादे पर आई है। विकास के नाम को लेकर और विकास के वादे को लेकर ये कदम भी उसी आधार पर उठाया गया है कि इससे जो काला पैसा है वो बंद होगा, एक तरह से भ्रष्टाचार खत्म होगा, जो अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार है। लेकिन इसका जो असर है हम देख रहे हैं, जो लेकिन शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, जिसका प्रदीप जी ने भी यहाँ पर कहा, वो एक लेकिन जो है, क्या ये एक बड़ी तलवार है अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें बीजेपी के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर जो अब चुनाव में जाने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी एक परसेप्शन गेम खेल रही है। हाँ। इसमें कुछ चीजें अब अनफोल्ड करेंगे, लेकिन अभी अनफोल्ड करना बाकी है। जैसा इन्होंने बिल्कुल कहा, सवाल ठीक कहा उन्होंने कि 4-5 दिन तो लोग झेल ले रहे हैं, उससे ज्यादा जब होगा तो लोग धीरे धीरे क्रिटिक करना शुरू करेंगे, और उससे और भी ज्यादा यदि होगा तो परेशानी और भी बढ़ेगी। तो लेकिन गायब हो जाएगा, सिर्फ वो क्रिटिसिज्म आएगा, सिर्फ क्रिटिसिज्म रहेगा। क्योंकि लेकिन में जो छुपा हुआ पॉजिटिव पॉइंट्स है वो धीरे धीरे अनफोल्ड करेगा और वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। जैसे टेररिज्म की बात करते हैं, अब कितना पैसा है जो फेक मनी है, कह रहे हैं डेटा के हिसाब से कि 10 लाख रुपए में, 10 लाख नोट्स में 250 फेक मनी है। ठीक है, ये कितना बड़ा तो नहीं है जिसके लिए इतनी बड़ी जहमत उठाई जाए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं कि इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, कितना इनकम टैक्स बढ़ जाएगा? 1 लाख करोड़ बढ़ जाएगा, जो कि अदरवाइज बढ़ाया जा सकता था। ये 86% मनी को विड्रॉ करने के बाद जो इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, बिल्कुल ठीक कह रही है वो, कि ये अगले कई सालों तक रिकवर नहीं कर पाएंगे। दुकानों से लोग गायब हैं, दुकानदार बैठे झक मार रहे हैं, किसानों की हालत तो बहुत ही खराब हो गई है। लेकिन तो क्या इसका वोटों पे असर होगा? ये हम माने क्या ये वोटों पर असर होगा? इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि 50% जो लोग हैं, 50% जो लोग हैं वो इस इकोनॉमी से बाहर हैं।
और उनके दिमाग में ये बात चल रही है, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये लेकिन चल रहा है कि नहीं, पॉजिटिव पॉइंट तो है। उनको एक स्टैटिस्टिक प्लेजर भी मिल रहा है कि जैसा उन्होंने मोदी जी ने कहा कि नुकसान हो रहा है, लाइन में खड़े, हाँ लाइन में खड़े हैं वो लोग, जो लोग कि कल को घूमते रहते हैं हवाई जहाज में। तो वो एक स्टैटिस्टिक प्लेजर प्रॉब्ली कुछ दिन तक परसेप्शन का काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अभी इनिशियली लोग कह रहे हैं कि वोटिंग में बीजेपी को थोड़ा एडवांटेज ही मिलेगा, ये अगले 7-8 दिन में और अनफोल्ड करेगा। और मुझे लगता है ये एक छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी है मेरा। ब्रेक लेने के बाद हम लौटते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आपसे भी ब्रेक के बाद हम कमेंट लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर कितने दिनों तक लोग लाइन में लगेंगे और कितने दिनों तक ये सारा मामला जो है वो पॉजिटिव रहेगा लाइन में लगने तक, क्योंकि बार बार वही शब्द आता है। लेकिन एमके वेणु, आप कुछ कहना चाहते थे ब्रेक पर जाने के पहले? नहीं, मैं अपने जो अर्थशास्त्री बता रहे थे कि आप अभी जो सरकार ने जो कदम लिया है, ये इनका कहना है कि ये सारा करेंसी रिप्लेस कब होगा पता नहीं, 6 महीने बाद। इनका एक आंकलन है कि करीब 2.5-3 लाख करोड़ जो करेंसी है वो लोग रिप्लेस नहीं करेंगे। इसका मतलब वो ब्लैक है। ठीक है। हाँ, तो वो करेंसी स्टॉक ब्लैक मनी में दिखाया जाएगा। अब आप देखिए, वो केवल 3% टोटल ब्लैक मनी स्टॉक इकोनॉमी में उसका 3% है। बाकी सब रियल एस्टेट में है, गोल्ड में है, बाहर फॉरेन, पहले उन्होंने कहा $500 बिलियन बाहर है, वो सब अब पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, उसका भी आंकलन। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इससे कोई ब्लैक मनी की व्यवस्था का जो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और दूसरा, मेरे हिसाब से अगर इनको अटैक करना था ब्लैक मनी, तो ये जो कहते हैं फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, ऊपर से शुरू करना चाहिए था। जो एक इकोसिस्टम, जो बड़ा बिजनेस जिस तरह वो ब्लैक मनी जनरेट करके इलेक्शन फंडिंग करता है, उसको पहले अटैक करना चाहिए था। अब क्योंकि जो टॉप 5% लोग हैं वो 90% जो ब्लैक मनी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। आप छोटे लोगों के पीछे लग गए हो। और लेकिन इसमें ये भी कहा जाए, बड़े लोग जो है, ये भी सामने आ रहा है, ये भी सामने आ रहा है कि जो पैसे बैंक में जमा हो रहे हैं, जो 2.5 लाख का लिमिट दिया हुआ है, जो लोग जा रहे हैं 4500 से ऊपर जिन्होंने एक्सचेंज कराया है, तो बैंक के पास जो लिक्विडिटी की समस्या थी वो खत्म हो गई है और जो टैक्सेस हैं वो भी बढ़ेंगे। क्या ये आप मानते हैं इस दलील को? लिक्विडिटी की समस्या, जैसे मैंने पहले बोला, 85% करेंसी आपने इनवैलिड कर दिया है। जब तक ये रिप्लेस नहीं होता, लिक्विडिटी की समस्या तो रहेगी। बैंकों के लिए जो समस्या थी कि उनके पास बैंक वो नहीं होगा। नहीं, बैंकों के पास अगर लिक्विडिटी होती तो ये इतने सारे लिमिट्स क्यों लगाते? इट इज इलीगल। जो ये जो मीरा जी ये कहा जा रहा है कि टैक्सेस से और जो पैसे उगाही हुए हैं, जो लोग जमा करा रहे हैं, उससे भी काफी पैसा सरकार के पास आएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं, जो आप टैक्स दे रहे हो, जब जीडीपी आपका ग्रोथ होगा, आपका प्रॉफिट होगा, तब आप उसके ऊपर टैक्स दोगे। अगर आपका ग्रोथ ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, किसको टैक्स दोगे? वो कह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में होगा। मैं कह रहा हूँ कि एक बड़े इकोनॉमिस्ट होते थे केन्स, वो उन्होंने कहा कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो ये लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं कि व्यवस्था लॉन्ग रन में इंप्रूव होगी। पहले तो ये देखो कि पैसा काला या सफेद नहीं होता है। मान जाइए कि मैंने अपने बैंक से पैसे निकाले, ये जो बच्चे हैं उन्होंने अपने ATM से पैसे निकाले, वो गए मार्केट में कुछ खरीद लिया। अगर उस दुकानदार ने टैक्स नहीं पे किया तो मेरा सफेद पैसा उसका काला पैसा बन जाता है। फिर वो गया सिनेमा में, उसने वहां पर सिनेमा टिकट लिया, उसका काला पैसा फिर से सफेद हो गया। सो मनी इज इन सर्कुलेशन, मनी इज नॉट ब्लैक और व्हाइट इन इटसेल्फ। आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो वेणु जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके जो पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिकल फंडिंग है, बच्चा बच्चा जानता है कि जो ब्लैक मनी का जो ढेर है पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स के साथ होता है। द बल्क ऑफ द ब्लैक मनी इज विद देम। सही है कि नहीं? रियल एस्टेट राइट। तो भैया वहां से शुरू करो। 80% जो हमारा पॉलिटिकल फंडिंग है, उनका ये कहना है कि दिस इज लेस देन 20,000 रुपीज कैश डोनेशंस। अब कौन इसको यकीन करेगा? भैया वहां से शुरू करो, कह दो, ऐलान कर दो कि कल से हम केवल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लेंगे या चेक पेमेंट लेंगे। फिर हम मानते हैं कि ठीक है, आप सीरियस है ब्लैक मनी के लिए। फिर तो चुनाव लड़ना प्रदीप की मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। पैसा भाई बड़े लोगों का तो ब्लैक कर क्यों नहीं रहा है? नहीं, ब्लैक का पैसा अगर नहीं लगेगा तो मीरा जी जैसे ईमानदार लोगों के लिए भी चुनाव लड़ना और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए अगर काले धन पर देखिए इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो यहाँ रुकना नहीं पड़ेगा और कई कदम उठाने पड़ेंगे। इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन पहले एक कदम तो मैनेज हो जाए, सबसे बड़ी चीज तो ये है। नहीं, पॉलिटिकल फंडिंग को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे आप,
क्योंकि काले धन का जनरेशन, भ्रष्टाचार, उसकी अगर गंगोत्री है तो वो पॉलिटिकल फंडिंग है। क्योंकि आप चुनाव में पैसा लेते हैं, फिर उसको प्रदीप जी बात फिर वहीं पे पहुंचती है। मुझे लगता है कि जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करना चाहिए, अब ये पहले मुर्गी पहले अंडे वाली बहस का तो कोई मतलब नहीं है, वो अनंत है। आरटीआई लगा दें, वो पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंदर ले आए तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो भी करने को तैयार नहीं है, इनका अपना मोरल स्ट्रेंथ खत्म हो गया है। नहीं, जो लोग इस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं ये एक सीधा सवाल कि जैसे मोदी जी चाहते हैं और ये सरकार चाहती है कि काला धन पॉलिटिकल फंडिंग से चला जाए, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग जो आजकल होती है वो बिग कॉर्पोरेट डोनेशन से होती है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये यूनाइट हो जाते हैं, दे डोंट वांट एनी अकाउंटिंग ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग, सो इट इज द बिग कॉर्पोरेट्स। इस मूव में मुझे लगता है एनालिटिकली अगर हम लोग देखें तो ये बीजेपी के लिए भी एक नई किस्म की पॉलिटिकल फंडिंग में इवेंचुअली आएगा, क्योंकि उन्होंने खुद अपना जो दुकानदार वाला फंडिंग के लात पर भी कुल्हाड़ी मारी है, इनएडवर्टेंटली, जानबूझ के, कि कुछ समझ नहीं आया क्या हो गया। ये मर्चेंट जो ट्रेडिशनल बीजेपी आरएसएस का बैकर था, उसको भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो पॉलिटिकल फंडिंग की जो बात है, मैं सोचती हूँ कि अगर इसमें कोई प्लान है, डिजाइन है, तो वो ये है कि और भी बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में होगा। ये छोटे लोगों के हाथ से जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे वो क्या रहा है। मैं इन्हीं के पॉइंट से जुड़ा हुआ कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल ये ऑल पार्टी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था कि कुछ इलेक्टोरल फंडिंग की व्यवस्था, स्टेट फंडिंग की बात सोचनी चाहिए। तो इससे मैं सहमत हूं। मैं स्टेट फंडिंग की कई सालों से इसके बारे में लिख रहा हूं, होना चाहिए। मगर मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेट फंडिंग ये पहले करना था, डीमोनेटाइजेशन बाद में करते हैं, यू नो। महेंद्र जी, जो ये एक पूरी बहस चल पड़ी है जो ब्लैक मनी को लेकर है, और ब्लैक मनी को लोगों के जज्बात से जोड़ के देखा जा रहा है। ये जरूर होता है कि जब दूसरे को कोई देखता है कि काले पैसे से वो ऐश कर रहा है तो ये लोगों को चुभता है, लेकिन ये यहाँ पर जो एक ब्लैक मनी के खिलाफ यहाँ पर जो कदम उठाया गया है, ये बड़ा पर्सनलाइज्ड कदम है। जो 2014 का चुनाव बीजेपी जीती थी, नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जीती थी, ये जो कदम उन्होंने उठाया है वो भी बहुत पर्सनलाइज्ड तौर पर उठाया है। तो एक जो धीरे धीरे गुस्सा भी जो है वो हम जो देख रहे हैं, क्या वो भी इसी तरह से होगा, बिल्कुल उनके खिलाफ टारगेटेड होगा? क्योंकि यूपी में भी हम देख रहे हैं कि कोई यूपी के लीडर को लेकर वो सामने अभी तक नहीं आए हैं कि इनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अगर हम इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो बीजेपी के लिए क्या यूपी चुनाव को लेकर, क्योंकि ये अभी बहुत पास है और अभी तक स्थिति बहुत सामान्य होती नहीं दिख रही है, अभी भी काफी क्रिटिकल स्टेज है, जिस तरह से लोग लग रहे हैं लाइनों में, जिस तरह से अब तक कम से कम 50 लोगों के क्यू में ही खड़े होकर मौत की खबर आ चुकी है, तो ये क्या एक लूजिंग गेम है या विनिंग गेम है? क्या अंदर पार्टी के अंदर आपको लगता है कि इसको लेकर भी खलबली होगी? मुझे लगता है पार्टी के अंदर काफी खलबली है, और इस बात का अंदाजा मोदी साहब को भी है। उनके गोवा में जो उनका भाषण था, उस भाषण को यदि आप एनालाइज करें, यदि फेस रीडिंग करें, तो आपको लगेगा वो स्ट्रेस उनके चेहरे पे दिख रहा था, वो एंजाइटी उनके चेहरे पे दिख रही थी। और ये गेम निश्चित रूप से उनके लिए है, ये खुद उनके लिए है। यदि वो जीतते हैं इसमें तो हो सकता है अगले 10-15 साल तक रह जाएंगे लीडर, ना जीतेंगे तो उनकी हालत बहुत खराब हो सकती है, निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो डिक्लेयर किया है कि 50 दिन का समय मुझे दीजिए, ये कुछ और मेजर्स उस 50 दिन में लाएंगे। और ऐसा लगता है टैक्टिकली एज ए पॉलिटिकल मैनेजमेंट जैसा वो कर रहे हैं, उसमें इवेंट वाइज चल रहे हैं। एक इवेंट अभी जैसे ही डाउन होने लगेगा, फिर दूसरा इवेंट आ जाएगा, फिर तीसरा इवेंट आ जाएगा। ये तो खैर हम लगातार देख रहे हैं। ये हो सकता है कोई और इवेंट हमारे लिए अनफोल्डिंग इवेंट्स हो, और अनफोल्डिंग इवेंट्स जो होगा वो इससे भी पूरा परेशानी पैदा करने वाला हो सकता है। ये संभावनाएं बन सकती है। हम लोग अभी गेस कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने एक अफवाह फैली कि वो आपके अब लॉकर्स में जाएंगे, फिर वो आगे लॉकर्स में नहीं जाएंगे, अब वो बेनामी में जाएंगे। तो कई चीजों पर पार्टी के अंदर भी डिस्कशन हो रहा है, और ये तो बिल्कुल साफ एक आम आदमी को भी लग रहा है कि पार्टी के अंदर जितने बाकी लोग हैं, ये 2-3 लोगों को छोड़कर, वो सब लोग या तो चुप हैं या नाराज हैं। ये फेल करेगा। तो मुझे लगता है कि एक इम्प्लीकेशन लोग इसका ये निकालेंगे कि ये सब कुछ बड़े घरानों के लिए किया गया है, और इसका असर सीधा चुनावों पर इसका सीधा असर चुनाव। ये अपोजिशन यदि इस बात को लेके जाएगी पब्लिक में, और यदि इस बात पे लोग कन्विंस हो गए, तो ये सीधा असर इनके ऊपर पड़ेगा।
इनके लीडरशिप पे पड़ेगा। इनके क्रेडिबिलिटी जो इन्होंने बनाई है लीडरशिप का मतलब क्या कि इसका असर क्या नरेंद्र मोदी पर पड़ेगा या बीजेपी पर पड़ेगा? लीडरशिप कहने का मेरा मतलब नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी में तो अभी बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी बीजेपी है। पार्टी का अस्तित्व अभी खत्म हो गया है, ये तो साफ दिख रहा है। मगर इसका एक और पहलू है, मंत्री लोग भी अभी चुप हैं, वो लोग भी आपस में कुछ नहीं, आपस में बातचीत भी करने में डरते हैं, ये तो दिखता है लोगों को। ब्रेक के बाद लौटेंगे और अपने जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके हम सवाल भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक पहले। नोटबंदी और इससे जुड़ा जो असर है उसका प्रभाव ऐसा है कि राजनीतिक भी है और इकोनॉमिक भी है, साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इससे जो एक भय का भाव जो उपजा है उसको जाने में भी बड़ा वक्त लगेगा। तो सवाल कई हैं और हमारे यहाँ पर जो स्टूडियो में मेहमान हैं उनसे भी सवाल हमारे कई व्यूअर्स करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सवाल आपका, चलिए किनसे पूछना है? सभा मैम से। सभा। गरीबों की बात हो रही थी तो अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है वो अक्सर जब हमारी रूलिंग पार्टी कोई भी नई चीज एग्जीक्यूट करती है तभी क्यों गरीबों की बात होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है? ये नेचुरल है कि पॉलिटिक्स में लोग अपने वोट बैंक की तरफ देखें, लेकिन मैं आपके सेंटिमेंट से एग्री करती हूँ। मैंने खुद सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला जब ये सब पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई कि मैं अपील करती हूँ पॉलिटिकल पार्टी से कि अपने काडर को बैंक के कतारों में भेजिए और जो लोग फॉर्म भर नहीं पाते हैं, जो समझ नहीं पाते, उनकी आप मदद करिए फॉर्म भरने में। सबसे पहले ये काम करिए, क्योंकि लोग, जनता सच में बहुत ही तकलीफ में है, खासकर वो लोग जो बैंकिंग सिस्टम से अनफेमिलियर हैं। तो मैं आपके सेंटिमेंट से एग्री करती हूँ, लेकिन ये इनेविटेबल है डेमोक्रेसी में कि पॉलिटिशियंस तो आएंगे, उनका आपको सभा ये लगता है कि अभी जो हालात बने हुए हैं, हालांकि खुलकर कोई भी पार्टी जो है वो नहीं कह रही है कि ब्लैक मनी हमारे पास था चुनाव लड़ने के लिए, वो जो लोग परेशानी झेल रहे हैं उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? नहीं, पॉलिटिक्स में तो लेजिटिमेट है भाई। क्यों लोग, अगर लोगों के लिए आप नहीं करेंगे तो जिस तरह से पॉलिटिशियंस का काम भी आजकल दिखाया जाता है कि पॉलिटिशियंस बहुत ही खराब हैं और सिर्फ आर्मी के लोग हैं, वो अलग बहस है। लेकिन वो पॉलिटिशियंस तो करेंगे इस तरह की बात। और मैं, लेकिन जो बोल रहे हैं आप, उसकी विश्वसनीयता कितनी है? लोग अगर भरोसा करेंगे तो जरूर मानेंगे। अब ये सब मामला जाकर लोगों पर दिखता है कि किसकी बात को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। उसके हिसाब, देखिए डेमोक्रेसी में लीडर वो है, खासतौर से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जो वोट दिलवा सके। नरेंद्र मोदी जब तक वोट दिलवा सकते हैं लीडर है। जिस दिन वोट दिलाने की क्षमता खत्म हो जाएगी, नहीं रहेंगे, जो कांग्रेस में गांधी परिवार के साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि एक्शन इक्वल टू वोट है या फिर परसेप्शन इक्वल टू वोट है? ये सवाल हमेशा रहेगा। और किसके पास? जी, मेरा सवाल ये है कि मैम 1930 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन स्ट्राइक किया था, तब उन्होंने पोजेशन ऑफ मॉनेटरी गोल्ड इलीगल कर दिया था, और इंडिया में भी जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है वो गोल्ड में ज्यादा रखा जाता है। तो क्या हम उसे बैन नहीं कर सकते थे, ना कि आम लोगों को 500,000 के नोट बंद करके? वो कर सकते थे। गोल्ड में आने वाला हो सकता है। मीरा जी, तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये इज इट अ क्राइम टू कीप योर ओन मनी? आप ये सोच लीजिए कि आप महिला हैं, आपका आदमी पीता हो, वो रोज आपको मारता है, आपके 10, 5, 15 रुपए बच जाते हैं, आप जाकर के एक सोने का चूड़ी ले लेते हो। दैट इज द स्टोर ऑफ गोल्ड इन दिस कंट्री। वाई यू ट्राइंग टू टेक इट अवे? ये ये आपको ये जानना बहुत जरूरी है। इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाय गोल्ड होल्डिंग, एंड गिवन द वे द मॉनेटरी इकोनॉमी इज गोइंग, इट्स एक्चुअली अ वेरी वाइज मूव। जो हमारे लोग जो नेटिव इंटेलिजेंस जो कहते हैं वो हमारे देश में बहुत ज्यादा है। क्या हुआ है, सरकार ने ये कह दिया है कि आप अपना पैसा रख रहे हो तो आप चोर बन गए हो। यही तो कह रहे हैं। ये स्टेप ले करके आपने लोगों का विश्वास हिला दिया है बैंकिंग सिस्टम में, पैसों में। व्हाई शुड वी क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ स्कैरसिटी इन आवर ओन कंट्री? आई जस्ट वांट टू ऐड, जो मीरा कह रही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और यंगस्टर्स को ये रियलाइज करना चाहिए। आपको कह रहे हैं कि पेट्रियोटिक ड्यूटी है, ये करिए वो करिए, हमारा फ्रीडम इज बीइंग अटैक्ड। जो मेरा थोड़ा बहुत पैसा है बैंक में, अब मुझे सरकार से पूछना है मैं कितना निकाल सकती हूँ, ये सीधा असॉल्ट मेरे फ्रीडम पर है। और आप लोग भी समझिए कि आपके फ्रीडम पर है। और हम लोग सब, ये कैसे सरकार बता सकती है जो मेरा साफ पैसा, मैं क्यों पूछूं किसी से मैं कितना निकालना चाह रही हूँ, मैं कितना कैश निकालना चाह रही हूँ? जो फ्रीडम, जो इकोनॉमिक फ्रीडम, ये भी मोदी जी का एक स्लोगन है कि लोग, फ्री इकोनॉमी है, फ्री मार्केट है, तो आप लिमिट नहीं सेट कर सकती। आप फार्मर को बोल रहे हो आप 2.5 लाख में निकाल के शादी कीजिए। दूसरा,
आपको याद होगा 1 साल पहले इन्होंने गोल्ड का स्कीम लेके आए थे। उसमें क्या था, उसमें कहा था कि इंडिया में 50% 60% ऑफ इंडिया जीडीपी इज लाइंग इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड विद हाउस होल्ड्स। इंसेंटिव देते कि आप अपने गोल्ड घर से निकाल के बैंक में दीजिए, आपको जो भी इंटरेस्ट देंगे 2-3% आपको वापस भी कर देंगे, वही गोल्ड सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ताकि ये गोल्ड बैंकिंग सिस्टम में आ जाए, इस्तेमाल हो सके। अब इस वाले स्कीम का भी वही ऑब्जेक्टिव है कि आप जो ब्लैक मनी जो एक्सटिंग्विश होगा वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा और उसका इस्तेमाल होगा। मगर वो गोल्ड स्कीम सक्सीड नहीं हुआ, 10 किलो गोल्ड भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर मोदी जी अपनी लीडरशिप का उनको इतना वो है तो अपील करते लोगों से कि भाई कीजिए, वो फेल हो गया। वो अब वो वॉलंटरी स्कीम था, फेल हो गया। तो पॉलिटिकल लीडर्स को वॉलंटरी, अगर उनमें दम है तो वॉलंटरीली सिटीजन्स को कन्विंस करें। ये जो मेरी आपत्ति है कि ये वॉलंटरी नहीं है, ये लोगों को इम्पोज किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जो नोटबंदी मोदी जी ने अलाउ किया है, ठीक है, तो बहुत से अपोजिट पार्टी भी इनके समर्थन में है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पता ना जनता को क्या दिखाना चाहते हैं, लाइन में लगा, क्या उनके पास 4 रुपए नहीं है? इसके बारे में सर आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं है भाई, नहीं, जो लाइन में लगे हैं जाहिर है कि उनके पास पैसा नहीं है, तभी लाइन में लगे हैं। हाँ। लेकिन इसको फ्रीडम से जोड़ना एक टेम्परेरी कर्व है, वो इसलिए कि बहुत बड़ी संख्या में करेंसी विड्रॉ हुई है। सरकार ये नहीं कह रही कि आप कभी निकाल नहीं सकते, आप निकाल ही नहीं सकते। जो सवाल है वो ये है कि राहुल गांधी आखिर क्यों लाइन में लगे? सीधा बोलिए ना। नहीं, ये तो मुझे लगता है पॉलिटिकल मामला है, इसमें कोई बात नहीं है। ये तो बिल्कुल इस वक्त मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है, जैसे आपने पूछा गरीबों की बात अभी क्यों करते हैं, यदि अभी ना करें पहले करते हैं तो क्या मीडिया कैच करेगी उसको? मीडिया नहीं कैच करेगी। अभी नहीं जाएंगे लाइन में लगने के लिए तो पता ही नहीं चलेगा वो क्या कह रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से वही इवेंट मैनेजमेंट की बात है। लेकिन मुझे लगता है सिक्योरिटी फ्रीडम की बात एक इंटरेस्टिंग है। इन्होंने डिस्कोर्स को चेंज कर दिया है। पहले फ्रीडम का जो कनेक्शन था वो जस्टिस के साथ था, अब इन्होंने फ्रीडम का कनेक्शन सिक्योरिटी के साथ कर दिया है। अब कह रहे हैं आप अपना फ्रीडम लूज कीजिए ताकि आपको सिक्योरिटी मिल जाए। और लोग बड़े कंफ्यूज हैं इसमें। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि लोगों को समझ में नहीं किया जा रहा है। और ये डिस्कोर्स ऐसा चेंज कर दिया है कि बड़े बड़े अच्छे लोगों को मैं देख रहा हूं, वो कह रहे हैं हमें सिक्योर होना चाहिए। वो ये भी एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हिम्मत है कि वो हमारे पर अटैक कर सके कि ना कर सके। लेकिन एक पूरा इवेंट वाइज मैनेज करके एक सिक्योरिटी डिस्कोर्स क्रिएट कर दिया गया है। और जैसे इसमें कहा कि टेररिज्म बैन हो जाएगा, मैंने बताया कि इसमें मुश्किल से 250 नोट हैं जो फेक हैं, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस डिस्कोर्स में फ्रीडम मुझे लगता है कि स्टैंड नहीं कर पाता है, कोजेंट आर्गुमेंट बन नहीं पाता है। या फिर बोलने में शायद डर लगता है कि अगर बोलेंगे तो आप देशद्रोही साबित हो जाएंगे। और ये इनका टेक्निक है, बड़ा सवाल है, क्योंकि इनका टेक्निक में एक बार और जो जुड़ा हुआ है, ये धब्बा जो जुड़ा हुआ है, चाहे वो काले पैसे से हो चाहे देशद्रोह से हो, ये एक बड़ी चीज है। ये इनका टेक्निक है, मैनेजमेंट टेक्निक है। क्योंकि जेएनयू के मामले में आपने देखा होगा कि वहां भी इसी बात से कह दिया था कि यदि आप कुछ भी बोलेंगे तो सिक्योरिटी का मामला है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेना जरूरी है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और इस पर हम उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपने मेहमानों से लेंगे। छोटा सा ब्रेक। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस सवाल पर कि आखिर जो नोटबंदी हुई और उसके बाद जो असर दिख रहा है इसका अर्थव्यवस्था पर और खासकर राजनीति पर, वोटों पर क्या असर होगा और बीजेपी की जो आगे चुनावों में किस्मत है उस पर क्या असर होगा। ये आखिरी सेगमेंट में हम हमारे जितने मेहमान हैं उनसे हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मीरा जी आपसे जानना चाहेंगे, जो ये पूरी एक स्थिति बन गई है, आप बैंकर भी रही हैं, आप अच्छे से समझती हैं कि अर्थव्यवस्था जब ऐसे अर्थव्यवस्था में विश्वास चरमराता है तो फिर क्या होता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि सरकार ने इसमें बहुत एक बड़ा रिस्क लिया है। हमारा जो इकोनॉमी था, जो वित्त था, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। वी वर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अब इस पूरे जो अच्छे से रेलगाड़ी चल रही थी उसको रेल के पटरी से उतार करके पूरा इकोनॉमी को अपने घुटनों पर ले आए हैं। बहुत एक बड़ा रिस्क लिया है। और इस स्थिति में हम जैसे एक बहती हुई नदी में, तेज बहती हुई रफ्तार से नदी में आ गए हैं। पीछे जाना खतरे से भरा है, आगे जाना असंभव है। ये बहुत एक गंभीर स्थिति है
और ये मैं चाहूंगी कि सरकार रियली ऑन अ वॉर फुटिंग इसको टैकल करे और देश के सामने आकर के बता दें कि हमारा प्लानिंग क्या है। जो पैनिक हो रही है, जो बैंकिंग सिस्टम में जो लोगों का विश्वास उठ रहा है और ये जो नीजर्क रिएक्शन है, रोज एक नया चीज निकाल रहे हैं, लोग अभी बहुत घबरा गए हैं। अभी गोल्ड के पास आ रहे हैं, डिपॉजिट के पास आ रहे हैं, जीएसटी बैन कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रहे हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स ला रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अफवाहें खुल रही हैं। मतलब जिन्होंने भी ये प्लानिंग किया था, यदि प्रधानमंत्री ने किया था, जो वित्त मंत्री ने किया था, आरबीआई गवर्नर ने किया था, जिसने भी किया था, वो सामने आए, बताए कि क्या प्लानिंग है और कैसे आगे स्थिति बनती है। एम के वेणु, नो रिस्क नो गेन, लेकिन रिस्क है, लेकिन अगर रिस्क नहीं लेंगे तो गेन भी नहीं होगा। देखिए मैं एक और पहलू से कंक्लूड करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक दिया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पूरे देश को एक मोबिलाइज भी किया है मगर मुझे कभी शक होता है ये मोबिलाइज क्या इसके ब्लैक मनी को इराडिकेट करने के लिए किया है। मेरे ख्याल पॉलिटिकल मकसद कुछ और है। एक बड़ा पॉलिटिकल एक नैरेटिव मोदी जी बना रहे हैं, जैसे सामने कहा कि नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, एक किस्म से एक पैरानोया वाला माहौल नेशनलिज्म और दुनिया में और देशों में बन रहा है, बड़ा नेशनलिज्म वाला वो माहौल बना रहे हैं। ये दिस इज नॉट अबाउट ब्लैक मनी अलोन। एक बहुत छोटा सा हाँ बड़े लेयर्स है इसमें। अब शेयर पे चढ़ गए हैं, पता नहीं उतरे कैसे, वो आगे जाके पता सब। देखिए अभी भाजपा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। ठीक है, लेकिन ये इशू लेकिन आगे देखकर हम एक दौर से गुजर रहे हैं जिसको अंग्रेजी में एक एनालिटिकल शब्द आ गया है, पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स। बिल्कुल, जहाँ की पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स की जिस तरह से ये लीडर को देख के हम दिल को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, भाई ये दमदार शख्स है, ये बहुत अच्छा आदमी है। और तो नरेंद्र मोदी में वो एबिलिटी है कि वो लोगों को लगे कि भाई हिंदुस्तान मजबूत देश है, ये सब वो है, तो वो बहुत ही टैलेंटेड लीडर हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब मैं भी निकली लोगों की तकलीफें शुरू हुई थी और बहुत ही गंभीर सिचुएशन आने वाला है। लेकिन जब लोगों को असली नुकसान होगा और जब वो समझ जाएंगे कि ये क्या होगा, अगर ऐसे होगा, जो एक्सपर्ट तो हम में से कोई नहीं है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, तो मैं नहीं मानती कि लोगों का विश्वास इनएविटेबल है कि टूटेगा। जी प्रदीप जी। देखिए, ये कदम उठाकर नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा जोखिम लिया है। अगर इसमें कामयाब होते हैं तो देश में एक महानायक के रूप में उभरेंगे, अगर नाकाम होते हैं तो खलनायक के रूप में जाएंगे। एक बात जो वेणु ने कही कि इसके पीछे मकसद में कुछ और भी है, निश्चित रूप से है पॉलिटिकल जो है। आप अगर 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी को देश में पहली बार देश के वंचित वर्गों का समर्थन मिला था। उस समर्थन को मोदी परमानेंट करना चाहते हैं, उससे सीमेंट करना चाहते हैं कि ये लगातार साथ रहे। जो कदम पिछले आप देखिए जनधन से शुरू होकर जो अभी तक कदम उठाए गए हैं, उसका मकसद ये एक मैसेज देने का है कि हम गरीब लोगों के साथ हैं। हम वो चाहे उज्ज्वला योजना ले लीजिए, बाकी कार्यक्रम है, वो उस मतदाता वर्ग को या उस आबादी के उस वर्ग को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनके बारे में एक जो छवि है सूट बूट की सरकार या उद्योगपतियों से उनके रिश्ते हैं, उस छवि से खुद को और पार्टी को दूर ले जाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कंसोलिडेट हो पाता है कि नहीं। महेंद्र जी, मुझे लगता है कि मोदी जी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनता इसमें फंस गई है। यदि वो जीतते हैं तो हमारे सामने इस न्यू लिबरल रेजिम में एक हाईली अथॉरिटेरियन स्टेट होगा जो कि कुछ भी करेगा और जनता के खिलाफ करेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि वो हारते हैं तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये दोनों स्थिति में हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो अब इसमें भगवान पे भरोसा लोगों को रखना पड़ेगा कि शायद उनको शायद कोई और उपाय हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो पॉजिटिव पॉइंट उनके फेवर में है, जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो 50% लोग इस देश में हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी नहीं हो रहा है इसका। तो वो लोग उस प्लेजर से गुजर रहे हैं कि चलो बाकी लोगों को लाइन में लगना पड़ा। लेकिन यदि इकोनॉमी नहीं संभली तो ये इम्पैक्ट उन तक जाना शुरू होगा। फिर हम घूम फिर कर हम उसी शब्द पर वापस आ जाते हैं, लेकिन या
इफ, ये सारे जो शब्द हैं थोड़ा डराते भी हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज यहां पर अगर हम देखें कि जो स्थिति आज बनी हुई है उसमें अभी जो एक एक जगह हम देख रहे हैं, शहर हो, कस्बे हो, गांव हो, आम लोग हों, खास लोग हों, सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अभी इस पूरी कहानी का आखिरी चैप्टर नहीं लिखा गया है। मेरे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।